हरिराम को गए चंद ही मिनट हुए होंगे कि दफ्तर के दरवाजे पर आहट हुई। मैंने चौंक कर देखा तो वहां ओपी वैश्य अंदर दाखिल होता नजर आया। वो शबखाबी के लिबादे में था। मैं उसे देखकर सोफे से उठ खड़ा हुआ, मगर इससे पहले कि मैं उसे प्रणाम करता उसने मुझे सीने से लगा लिया। अगले चंद मिनट तक वो मेरी शुक्रगुजारी, सताइश और मोहब्बत के इजहार के लिए जाने क्या क्या कुछ कहता रहा। फिर उसने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं कदरे हिचकिचाया तो उसने अजीब मजलूमाना लहजे में कहा, मेरी बिनती मान लो रोहित बाबू, ये मेरे घर की लेडी हिटलर गायत्री देवी का हुक्म है। मैं 2 मिनट में तुम्हें साथ लेकर न पहुंचा तो वो मुझे फाड़ खाएगी। इसके जिम्मेदार भी तुम हो। तुम्हारे बताए हुए देसी नुस्खों ने उसे बीमार बिल्ली से खूनी शेरनी बना दिया है। उसकी बात टालने का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। गायत्री देवी ने बड़ी मोहब्बत और अपनायत से मेरा इस्तकबाल किया और कोई 1.25 घंटे मुझ पर सदके वारी होती रही। इस दौरान में मुझे इंतहाई पुरतकल्लुफ खाना खिलाया गया। मैंने इजाजत तलब की तो गायत्री देवी की तरफ हुक्म सादिर किया गया कि मैं हफ्ते 10 दिन में उसके पास हाजिरी लगाता रहूं। वेश जी मुझे अपने दफ्तर में ले आए और इधर उधर की बातें होने लगी। फिर मैंने गुफ्तगू का रुख अपने मतलब के मौजू की तरफ मोड़ते हुए कहा, वेश जी, कुछ अरसे के बाद पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वेश जी ने बुरा सा मुंह बनाया और नाराज से लहजे में कहा, किसी भी नहीं। मेरी नजर में तो ये सब देश और राष्ट्र के अपराधी हैं। सब ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। किसी ने सियासत करके तो किसी ने हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देकर, बल्कि मैं तो महात्मा गांधी को भी बड़ा दोषी मानता हूँ। वैश्य जी की ये बात सुनकर मैं चौंका। मैंने उस मुल्क में महात्मा गांधी के खिलाफ बात करने वाला ये पहला शख्स देखा था। गांधी के कत्ल के बाद तो हिंदुस्तानी अवाम में उसके लिए पैदा होने वाली जबरदस्त अकीदत के पेश नजर अब उसके कट्टर मुखालिफ भी उसके खिलाफ कुछ कहने से कतराते थे। वैश्य जी ने गालिबन मेरी जहनी कैफियत भांप ली। उन्होंने बात आगे बढ़ाई। बोले, मेरा नजरिया है कि गांधी जी को पंडित नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस को बढ़ावा देने और मुल्क के बंटवारे का नारा कबूल कर लेने की बजाय देश की एकता के लिए भूख हड़ताल करना चाहिए थी। मुझे यकीन है कि मेरे जैसे हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद उसके साथ होती। वैश्य जी के मौकिफ के गलत या दुरुस्त होने से ज्यादा मुझे उसे मतलब की तरफ घेर कर लाने में दिलचस्पी थी। लिहाजा मैंने बात इधर उधर से घुमाकर लाने की बजाय बराह रास्त कहा, इंडिया के मौजूदा सियासी रहनुमाओं में तो मुझे बस अटल बिहारी वाजपेयी पसंद है। लोकसभा में क्या जोरदार तकरीरें करते हैं, एक एक लफ्ज से इल्म दानिश टपकता है। मेरा दिल चाहता है कि उनसे मुलाकात करूं। वैश्य जी ने बेजारी से यूं हाथ हिलाया जैसे अपने मुंह के आगे से मक्खी उड़ा रहे हों। फिर तीखे लहजे में कहा, मैंने सुना है वाजपेयी भला आदमी है, मगर जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखता है वो तो हिंदू कौम परस्ती के नाम पर इस मुल्क के एक बार फिर टुकड़े करने पर उतरी हुई है। ये तो तुम्हें भी पता होगा कि भारतीय जनसंघ असल में राष्ट्रीय सेवक संघ का सियासी विंग है। वैसे मेरी भारतीय जनसंघ पार्टी के पिछले सदर दीप प्रसाद घोष जी से पुरानी वाकफियत भी है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार सियासतदान है, मगर हिंदुत्व के नजरिए की आग की पूजा उसका धर्म है। और मुझे यकीन है कि उनका नजरिया जोर पकड़ गया और ये पार्टी सरकार में आ गई तो मुल्क के धर्म के नाम पर जलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैंने उस जज्बाती बातूनी बूढ़े से एक काम की बात उगल वाली थी, लिहाजा मैंने उसकी सियासी पेशनगोई नजरअंदाज करके कहा, वैश्य जी, मेरा एक काम कर सकते हैं आप? मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। वैश्य जी ने चौंक कर कहा, कौन सा काम रोहित जी? और ये आभारी जैसे शब्द इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो कहोगे वो मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूंगा। बोलो क्या चाहते हो? मैंने कहा, मैंने दीप प्रसाद जी के बारे में भी काफी कुछ सुन रखा है, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। आप उनके नाम एक सिफारशी चिट्ठी लिख कर दे दें। ये भी बता दें कि उनका घर कहाँ है। ये सुनकर वैश्य जी की पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी। बोले, उसका आबाई शहर तो बारिसाल है जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन अब वो कलकत्ते में रहता है। मैंने अपने लहजे में तशवीश लाते हुए कहा, ओहो, तो उनसे मिलने कलकत्ते जाना पड़ेगा। ये सुनकर वैश्य जी ने नफी में सर हिलाया। बोले, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो लोकसभा का मेंबर है और असेंबली की हर मीटिंग में शरीक होता है। अपने शहर कलकत्ते तो वो छुट्टियों में जाता है। तुम मुझसे पर्ची लेकर शाम के वक्त भारतीय जनसंघ के हेड ऑफिस चले जाओ, वहाँ तुम्हारी दीप प्रसाद घोष से मुलाकात हो जाएगी। मैंने खुश होकर कहा, बहुत शुक्रिया वैश्य जी, यही तो मैं चाहता हूँ। वैश्य जी ने कहा, ठीक है, मुझे बस चंद मिनट का वक्त दे दो, मैं अभी तुम्हारी फरमाइश पूरी कर देता हूँ। मेरा पर्सनल लेटर पैड मेरे बेडरूम की राइटिंग टेबल पर होता है, मैं वहीं से लिख लाता हूँ। मैंने उनकी तायद की। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर चाय की तरफ मुतवज्जे हो गया। तभी हरिराम कोई 40 साल के एक सेहतमंद और चाको चौबंद शख्स के साथ इंतजार गाह में दाखिल हुआ। नौवारिद शख्स ने नफीस 3 पीस सूट पहन रखा था। अगर उसका कद चंद इंच ऊंचा और रंगत कदरे कम सांवली होती तो वो बलराज साहनी से मुशाबे लगता। तभी हरिराम ने सवाल पूछकर मुझे चौंका दिया। अरे वैश्य जी, आपको यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चले गए रोहित जी? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, मेरी एक फरमाइश पूरी करने अपने बेडरूम में गए हैं।
अभी चंद मिनट में वापस आ जाएंगे। तभी मुझे इतराक हुआ कि हरिराम के साथ आने वाला शख्स बगौर मेरा जायजा ले रहा है। मैंने उसकी गहरी नजरों से बेचैन सा होकर हरिराम की तरफ देखा। वो इस दौरान में सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, पधारिए सुभाष जी, वेश जी बस अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। आप ये बताइए कि चाय पियेंगे या कॉफी? सुभाष ने गंभीर लहजे में कहा, आप जो पिलाएंगे पी लूंगा हरिराम जी। आपने उन महाशय के बारे में नहीं बताया। उस शख्स की नजर बल्कि लहजे में भी कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे इस्तराब में मुब्तला कर दिया। तभी हरिराम ने कहा, ये रोहित शेखर हैं। ये स्वर्गवासी लक्ष्मण निरोला की बहन रागिनी देवी के मैनेजर हैं और हमारे वैश जी के खास दोस्त। सुभाष ने बदस्तूर मेरा जायजा लेते हुए धीमे लहजे में कहा, खास दोस्त हैं, इसीलिए तो वेश जी जैसी महान हस्ती ने इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर अपने बेडरूम तक जाने का कष्ट उठाया है, वरना वो तो बड़े बड़े सेठों को घास नहीं डालते। हरिराम ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है सुभाष जी। रोहित जी ने तो पहली ही मुलाकात में वेश जी का दिल जीत लिया है और जब से इनके बताए हुए देसी इलाज से गायत्री जी का सांस का रोग ठीक हुआ है, वेश का पूरा परिवार रोहित जी का दीवाना हो गया है। ये सुनकर सुभाष ने एक जोर का हुनकारा भरा। जाने क्यों उसका ये हुनकारा भी मुझे बहुत ही मानीखेज लगा। मुझे अपने वजूद में इस्तराब की धीमी लहरें दौड़ती महसूस हुई। उस शख्स की यहाँ आमद या मौजूदगी का मुझे पहले से पता होता तो मैं हरगिज उधर का रुख न करता, क्योंकि मुझे बखूबी इल्म था कि बिला वजह लोगों की तवज्जो का मरकज बनना मेरे पेशावराना जवाबित के खिलाफ है। उसके साथ ही मुझे हरिराम का मेरी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाना अच्छा नहीं लग रहा था। उधर वेश जी की वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। दरअसल सुभाष नामी उस शख्स के सामने यहाँ मौजूदगी से मुझे उलझन हो रही थी और मैं वैश जी से छुट्टी लेकर जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना चाहता था, मगर मुझे बादल नखास्ता पर नाम के तबादले के साथ सुभाष के साथ रस्मी बातचीत भी करना पड़ी। इस असना में वैश जी भी दरवाजे में नमूदार हुए। मैंने देखा उनके हाथ में रुक्का छुपा हुआ है। वो अपनी धुन में ये कहते हुए इंतजार गाह में दाखिल हुए, मैंने दीप प्रसाद घोष के नाम लेटर लिख दिया है। ये भी हिदायत कर दी है कि अटल बिहारी वाजपेयी से भी तुम्हारी मुलाकात। तभी उनकी नजर नौवारिद मेहमान पर पड़ी और उन्होंने अपना जुमला अधूरा छोड़कर उसे मुखातिब किया, आहा सुभाष जी, बहुत अच्छा किया आप आज ही आ गए। वैसे तो मुझे पता है तुम्हारा नाम बदला नहीं होगा, मगर फिर भी जल्दी से हरिराम से मिल लो ताकि एक हफ्ते में तुम्हारे दोनों सूट तैयार हो जाएं। दरअसल मेरे 2 कारीगर छुट्टी पर जा रहे हैं। उसे इस बार सुभाष के साथ गुफ्तगू की रौ में बहते देखकर मैंने कहा, वैश जी आप मुझे इजाजत दें, फिर इनसे इत्मीनान से बात करें। वैश जी ने गड़बड़ा कर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर लेटर पैड से सफा अलग करके एक लिफाफे समेत मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अभी तुम जा सकते हो, मगर अब यहाँ का चक्कर लगाते रहना। ये मेरा नहीं गायत्री का हुक्म है, समझे। मैंने उसके हुक्म की तामील का वादा किया और बंगले से रुखसत हो गया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि पहली फुर्सत में भारतीय जनसंघ के हेडक्वार्टर का रुख करूंगा ताकि दीप प्रसाद घोष से मुलाकात का मामला जल्द अज जल्द आगे बढ़ा सकूं। दरअसल मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब नईम इकबाल से मुलाकात करूं तो मेरे पास इस मिशन के हवाले से पेशरफ्त का कुछ न कुछ ठोस हवाला मौजूद हो। वैश जी ने मुझे जो पता बताया था वो मेरे लिए गैर मानूस नहीं था। दिल्ली में टैक्सी और रिक्शा चलाने का मुझे सबसे बड़ा फायदा यही तो हुआ था। कुछ ही देर के बाद मैं कालका जी मंदिर वाली सड़क पर पहुंच गया। उसकी अकब में एक चौड़ी सी सड़क पर कदीम तर्ज की 2 मंजिला बड़ी सी इमारत ढूंढने में भी मुझे कोई मुश्किल पेश न आई। मैंने गाड़ी बहुत बड़े दरवाजे के करीब एक तरफ रोकी तो एक तरफ खड़े बज़ाहिर बेनियाज दिखाई देने वाले 4 अफराद बैक वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उनमें से 2 पक्की उम्र और 2 निस्बतन जवां साल नजर आ रहे थे। वो चारों बज़ाहिर निहत्ते थे, मगर मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो चारों दरअसल उस इंतहा पसंद नजरिया रखने वाली सियासी जमात के सदर दफ्तर के पहरेदार हैं जो यकीनन मुसल्ला भी रहे होंगे। ताहम मैंने उन चारों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी से उतरकर इमारत के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उनमें से किसी ने भी मुझे रोकने टोकने या पूछगिछ करने की कोशिश न की, लिहाजा मैं सीधा अंदर दाखिल हो गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो इमारत मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा कुशादा है। दरमियान में एक बड़ा सा चौकोर अहाता था जिसके चारों तरफ वाक़े 2 मंजिला इमारत जाने कितने कमरों पर मुश्तमिल थी। मुझे एक तरफ एक साइबान तले 2 कारें और एक जीप खड़ी दिखाई थी। दोनों मंजिलों पर वाक़े कमरों के सामने राहदारियां थीं जिनमें मुझे कुछ लोग चलते फिरते नजर आए, ताहम वहां कोई गैर मामूली चहल पहल दिखाई न दी। कुछ देर वहां ठहरने के बावजूद किसी ने मुझ पर कोई तवज्जो न दी तो मैंने खुद पेशकदमी का फैसला किया और दाएं तरफ वाले गलियारे की तरफ बढ़ा और बेधड़क सामने मौजूद कमरे के खुले दरवाजे में दाखिल हो गया। मैंने देखा वहां एक बड़ी सी मेज के अकब में दुबला पतला सा अधेड़ उम्र शख्स गालिबन हिसाब किताब का खाता खोले बैठा था।
जबकि पीछे वाली मेज पर एक 30-32 साल शख्स निहायत महवियत से दैनिक जागरण अखबार का मुताला कर रहा था। मुझे अंदर दाखिल होते देखकर हिसाब किताब में मसरूफ शख्स चौंका। मैंने बावकार अंदाज में उसे प्रणाम किया और फिर अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम रोहित शेखर है और मुझे ओपी वैश्य जी ने दीप प्रसाद घोष जी से मिलने के लिए भेजा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? उस शख्स ने मेरी बात गौर से सुनी। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि वो मेरी बात बखूबी समझ रहा है। मेरी बात पूरी होते ही उसने सवाल किया, ये ओपी वैश्य जी कौन है? मैंने खुशगवार लहजे में कहा, अरे आप ओपी वैश्य को नहीं जानते? वो देश के सबसे जाने माने ड्रेस मेकर हैं। वो दीप प्रसाद जी के गहरे दोस्त भी हैं। मैं दीप प्रसाद जी के नाम उनकी चिट्ठी लाया हूँ। उस शख्स ने इस मर्तबा भी मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर कहा, मगर दीप प्रसाद जी तो कलकत्ते गए हुए हैं, 3-4 दिन के बाद उनकी वापसी होगी। मैं आपको उनके दफ्तर का फोन नंबर देता हूँ, आप वक्त लेकर आ जाना। उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई, मगर मैंने फौरन कहा, दीप प्रसाद जी से अभी मुलाकात नहीं हो सकती तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलवा दें। इस चिट्ठी में उनका नाम भी है। उसने एक बार फिर नफी में सर हिलाया, बोला, अटल जी भी नहीं है। वो अपने पिता के एक दोस्त के क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए अपने आबाई शहर ग्वालियर गए हुए हैं। उनकी वापसी भी 2 दिन से पहले नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई। पहले वैश्य जी के यहाँ हाजिरी और फिर धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचना बेकार ही गया। लगता है यहाँ के कई चक्कर लगाने पड़ेंगे या फिर रागिनी देवी की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा और फिर अपनी मर्जी के खिलाफ उसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को घेरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।